हेलो स्टूडेंट्स, so let's start today's lecture। आज के सेशन में हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। मेन पार्ट है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई फिर से वही बेसिक चीज किसने दिया था? लॉ ऑफ सप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, थ्योरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। इंट्रोड्यूस किसने किया होगा? आपके अल्फ्रेड मार्शल, अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। लगता है बुक का हम इंट्रोडक्शन यही लिख दें। ओके, सो जो भी टॉपिक है वो किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। किस दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। किसके बीच में बताया जा रहा है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो स्टेटमेंट भी मेरे देशवासियों को सबको पता है। अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। कितना मजा आता है ना। पढ़ाया भी नहीं है ना आपने, पढ़ा है तो भी आपको पता है। कैसे? कौन पढ़ा रहा है आपको? कैसे? पैसे सुनाई दे रहा है तुमको? बहुत लिए हैं। आ जाओ। क्या हो गया? नहीं, सब दिया हुआ तुम्हारा ही है। ये बस नहीं, हाँ वॉच नहीं, हाँ ये 25 सालों पहले मैंने ठीक है। सो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, सब आपका है, ले मत लेना लेकिन जो दे रहा हूं वो भी मेरा दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तपस्या करनी पड़ती है इनके साथ। तुम आने वाले हो ना, बहुत पढ़ना। अरे टीचिंग में कल पढ़ाया ना तुमने, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसमें से कुछ निकल के आता है बड़ा के। ठीक है, एक बार और बोलेंगे क्या? स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा? और इन अदर वर्ड्स अपन नहीं पढ़ाते। देखो, इन अदर वर्ड्स में फिर आप तो पता है, आप तो एक्सपर्ट हो उसमें। वैसे भी जो लिखने वाले थे मेरे पढ़ाए बिना, वही अदर वर्ड्स है आपके ठीक है। अब स्टेटमेंट मैं पढ़ा रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, higher the price of a commodity, higher the quantity supplied. Lower the price of a commodity, lower the quantity supplied. Okay? और इसमें क्या है ध्यान रखना, एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कितना इंपॉर्टेंट आप अपने बुक में भी, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए। इस प्रकार से मार्क करो कि मैं बात किसकी कर रहा हूं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों ये वर्ड डायरेक्ट यहां आया है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्राइस जाता है उसी डायरेक्शन में कौन जाता है? आपका क्वांटिटी सप्लाइड। इसीलिए इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला गया है। और डिमांड के टॉपिक में क्या था? लॉ ऑफ डिमांड। जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन भागता है? डिमांड भागता है। तो जैसे यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला है, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज, यदि प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज। कोई भी आपका यहां बैठा हुआ बच्चा यदि कल को जाके मैन्युफैक्चरर बनेगा तो वो भी यही करने की कोशिश करेगा। प्राइस एकदम जीरो कर दो तो जियो आपके सामने एग्जाम। सप्लाई कैसी होती है? मार्केट डिमांड क्या होता है? डिमांड के टॉपिक में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ओके, हाँ गलती हो गई। आते हैं, फंक्शन क्या है? सिंबॉलिक। बराबर, यू आर राइट, आई हैव नो चॉइस। सिंबॉलिक क्या है? फंक्शन। ये सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स क्या लिखना चाहता है? मेरे आंखों में शब्दों से देखने की कोशिश करोगे तो पढ़ पाओगे, नहीं तो बाद में ये एसएक्स पता नहीं कुछ आपको और लगेगा देखो, ये सब वीडियोस पायरेटेड कभी नहीं करने के, हंसी मजाक अपनी जगह। बच्चों घर में आप साइड में पढ़ा करो, मेरे लेक्चर में मैं कुछ भी बोल देता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, क्या लिखा है ये? एस स्टैंड फॉर सप्लाई, एक्स स्टैंड फॉर कमोडिटी। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स, तो उसका कैसे वो सप्लाई डिसाइड होता है? बोलता है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स। यहां पर वाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स और वो सब यहां मत आना। भी यहां पर क्या चल रहा है? प्राइस एक्स की प्राइस, यदि ये माउस है
माउस की प्राइस डिसाइड करेगी क्या, सप्लाई की, सप्लाई कितना है इस पर्टिकुलर माउस का। तो दोनों जगह माउस माउस लिख लो, एक्स की जगह माउस माउस। ओके, तो एस सप्लाई है, कमोडिटी है, एफ फंक्शन है, पी प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी कभी भूल लोगे क्या, नहीं बोलोगे। ये इंपॉर्टेंट देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखने का है, ठीक है। कोई भूलने वाला है क्या, अभी नहीं भूलेगा, अभी जरूर कोई नहीं भूलेगा। व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्या अजम्पशन लिया गया, बोलता है जितने डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, गेट पिक नो, गेट पिक नो क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी, expectation about future price, technology, price of commodity, infrastructure facility, cost of production, and no क्या था, natural condition and other factors। बोलता है ये सब कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, वो कौन है, प्राइस। वो कौन है, प्राइस। प्राइस alone change, other things being remain constant। प्राइस कहीं लिखना है लिख लो, प्राइस alone change, all other factors क्या रहेंगे, कांस्टेंट। हाँ ये देख लो भाई, प्राइस alone change, रंग डाला, गाना गाओ भी, कैसे करते हो तुम, क्या ये इनका प्यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा प्यार मत करो क्लास में, घर में पता चल जाएगा तो हमारे ऊपर आएंगे। ऐसी गंदी गंदी बातें क्लास में करते हो, क्या असर पड़ेगा आज के आने वाले भविष्य में। स्ट्रेस रख के गया था तो आप यूज कर रहे हो। बच्चों घर में ना एक सेपरेट कोना चुन लो, वहां पढ़ाई किया करो। कुछ वाहियात स्टूडेंट रहते हैं यहाँ क्लास में, कुछ भी बोलते हैं। फर्स्ट आता है अजम्पशन, सबसे इजी होता है अजम्पशन लिखना। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में आपने अजम्पशन लिखा था, इट इज एज्यूम दैट, ध्यान आ रहा है। सो वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज, राइट। सो इसके अंदर अजम्पशंस क्या है, सब वही है, मैंने सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है जिससे आपको रिटेन करने में इजी रहे। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। इट इज एज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट चेंज, इफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज। ओके, सो आ जाते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बाद ध्यान आ रहा है आपको, गेट पिक नो, तो यहां पास गेट पिक वो, हाँ तो कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अरे वो नो का क्या है मालूम है, वहां पास एक है नेचुरल कंडीशन और दूसरा बोलता है वेदर कंडीशन। तो मैं इतना क्लियर, मतलब कि जो वर्डिंग उसने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में यूज की है, उसने एक जगह नेचुरल कंडीशन यूज किया, तो मैंने नेचुरल कंडीशन ही आपको याद करवाया ताकि आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ऐसे नहीं आएंगे। वो क्या चेक करेगा, क्या आपने सेम हेडिंग लिखी है, लिखी है, पहला टिक। दूसरा कंटेंट उससे रेलेवेंट लिखा है, दूसरा टिक। गॉट माय पॉइंट। सो वेदर कंडीशन एंड नेचुरल कंडीशन आप खुद सोच के देखो। नेचुरल कंडीशन मतलब नेचर का कंडीशन ना, और वही को उसी को क्या बोलते हैं, वेदर कंडीशन। तब भी हम कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, अजम्पशन में आपको वेदर कंडीशन ही लिखना है, नेचुरल कंडीशन नहीं लिखना। इसीलिए मैंने वहां पर क्या लिखा है, वो स्टैंड, W स्टैंड फॉर वेदर कंडीशन, ठीक है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन या नेचुरल कंडीशन, इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज अ नो चेंज इन वेदर कंडीशन, और फिर बाद में खुद लिखता है भाई यार, दोनों जगह नेचुरल लिख देता तो बेचारे बच्चों को आसान हो जाता ना। Natural conditions like natural condition या weather condition change, supply will also change. Natural conditions like floods, earthquake, tsunami, हाँ? अरे हाँ, natural condition, natural calamities. My God, अब समझ में आया, अब समझ में आ रहा है कि वहां बैठ के आप ही के जैसे लोग हैं जो बना रहे हैं बुक, और ये प्यारे प्यारे बच्चों को परेशान करते रहते हैं।
नेचुरल कंडीशन एंड वेदर कंडीशन। कहां से आते हैं लोग? No change in government policy. So it is assumed that government policy will not change, like taxation policy and all. And if change, आपको लिखना है, देखो वहां लिखा है नहीं लिखा, मैंने आपको सिखाया ना, आपको क्या लिखना है? It is assumed that government policy will not change. If government policy change, supply will also change. Government policy like taxation policy, trade policy, etc. अब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन यहां इसने क्या डाल दिया है? ट्रांसपोर्ट। क्या करें अभी? इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्रीज द सप्लाई एट सेम प्राइस। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट रखा है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, अदर गुड्स के बारे में बोला है। एंड लास्ट है, वही आपको लिखना है, आपको कुछ नहीं बदलना है। क्या लिखना है? इट इज एज्यूम्ड दैट, फिर आगे लिखना है नहीं चेंज होगा, चेंज होगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा। अभी आ जाते हैं किसमें? एक सप्लाई शेड्यूल है, ये भी हमने पहले ही बना लिया है, जिसमें प्राइस क्या हो रही है, देख रहे हो आप, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और उसका अजम्पशन लिया है, वो एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हेन द प्राइस इज 10 द सप्लाई इज 100 एंड लाइक the same way when the price is increased from 10 to 20 the supply is also increased from 100 to 200। ये लिखने में कितना मेहनत जाता है, लेकिन आपने एक बार भी रीड किया होगा ना तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप ब्लैंक रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर लिखना क्या है। लिख रहे हैं when the price rise from 10 to 20 30 40 50 the supply also increase। जो शेड्यूल बनाया उसका थ्योरी लिखना मतलब क्या बात है, आपको तो मतलब आईफा अवार्ड मिलना चाहिए। और एक चीज और बार बार वो लिख देता है, और वहां क्या लिखता था? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ, आप शब्दों के साथ ना खेलिए, जो बुक ने लिखा है वही हम पढ़ेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट बोल रहे थे, वहां हम इनडायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन हमको इनडायरेक्ट बोलना है क्या? नहीं, हमको क्या बोलना है? इनवर्स रिलेशनशिप। सप्लाई एस कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैज पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं एक्सेप्शन। अच्छा, आपको शांति, क्या हो गया? तुम नीचे क्या कर रहे हो? हाथ करो ना, पेन है हाथ में ना कुछ है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ एक्सेप्शन है जहां पास क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। व्हाट डज इट मीन? जब प्राइस इंक्रीज, कौन सी पेन है? जब प्राइस इंक्रीज होता है तो बोलता है सप्लाई में डिक्रीज हो जाऊंगा, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई में क्या बोल रहा है? इंक्रीज हो जाऊंगा। बोलता है जो तुम करोगे मैं वो मानूंगा ही नहीं, इसलिए बोल रहा है ये कुछ लोग हैं, वाहियात लोग हैं, इनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होने वाला नहीं है। सो फॉलोइंग एक्सेप्शन है। सप्लाई ऑफ लेबर को सबसे लास्ट में देखते हैं, उसके पहले हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में क्या बोल रहा है? प्राइस बोलो कितनी भी इंक्रीज हो जाए। अभी टमाटो का रेट 100 रुपीज केजी चला गया था, फिर से अभी भी 60 70 80 चल रहा है। सो प्राइस इतनी इंक्रीज हो गई, करो सप्लाई इंक्रीज, करो ना, होगी क्या? नहीं होगी। तो कुछ एग्रीकल्चर गुड्स जो प्रोड्यूस हो गए, अब आप उसको प्राइस इंक्रीज करने से चेंजेस नहीं ला सकते हो, इमीडिएट तो चेंजेस नहीं ला सकते हो। ले आते तो मैं कल से यहाँ पढ़ाता नहीं, मैं टमाटो बेचता, ठीक है। So law of supply does not apply to agriculture goods as they produce in a specific season। अब मैंगो है, ले आओ मैंगो, अभी मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं, अरे तू जज्बाती, अपने जज्बात घर में रख के आएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब वैसे मत किया कर। आप लोग को समझ में आया ना? जिस क्वांटिटी में मिलेगा ना, आज से यहाँ 2 किलोमीटर चले जा, मिल जाए तो लेके आने, मेरे लिए मैं खाऊंगा, मेरे को बहुत पसंद है भाई यार, कल लेके आने का। The law of supply, हाँ बोल रहा है स्पेसिफिक सीजन में जो गुड्स मिलते हैं, their production depends on weather condition। उसके प्राइस के सडनली इंक्रीज करने से आप मेजर, जिस प्रकार से मेन सीजन में मैंगो का सप्लाई था वो अभी नहीं मिल पाएगा तेरे को, ठीक है। मेरी वो मत खाया कर जान। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन वेदर इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो। अब वो एक था क्या? सीजनल फूड्स के लिए,
लिख लो, आप अंडरलाइन कर लो, बाद में आप अनदेखा अनजाना सा पगला दीवाना सा बिहेव करोगे। जो एक स्पेसिफिक सीजन के बारे में बोला है, प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन, एक एग्रीकल्चर गुड्स, और दूसरा क्या बोल रहा है, अनफेवरेबल चेंज इन वेदर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही यदि लो रहेगा, अनफेवरेबल, मैंगो का ही सीजन मानते हैं फॉर एग्जांपल, और अनफेवरेबल कंडीशन था, उस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए थी, धूप पड़नी चाहिए थी, सन उस टाइम हो रही, जो से परेशानी तूफान आ रही, जितने भी फ्रूट्स थे सब गिर गए, डैमेज हो गए, अभी कहां से मिलेगा आपको मैंगो, नहीं मिलेगा। तो अनफेवरेबल चेंज इसी बोलेंगे किसका, वेदर कंडीशन का, उसके कारण कितना भी प्राइस आप इंक्रीज कर लो, सप्लाई विल नॉट चेंज। अब वो कब चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर। अर्जेंट नीड फॉर कैश, ऐसा ना हो, मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा। एक लेता था, जैसे क्या होता है, अब समझ लो मैं बेंच सेल करता हूँ, क्या बेंच बेचता हूँ, बेंचेस, और मेरे पास बहुत सारी बेंचेस हैं। अब मेरे को क्या, मेरा बर्थडे आ गया, आप जैसा वाहियात नहीं, डोंट वरी, वो तो बारबेक्यू नेशन वाला वैसे ही मेरे को दे देता है कॉम्प्लीमेंट्री। सो मेरे को पैसों की अर्जेंट नीड थी, तो मैं क्या करूंगा, मैंने रखा था प्राइस सबके 4000 रुपीज, लेकिन अब बहुत अर्जेंट है, एक आता है बोलता है देख 2-2000 में देना है तो दे दे अभी। अब मेरे को क्या थी, अर्जेंट नीड थी, कोई और दिख ही नहीं रहा था सेलर बायर, तो मैंने क्या कर दिया, उसी 2000 में ही सेल कर दिया। तो रूल क्या लगा, प्राइस जब लो था तब भी मैंने क्या किया, सप्लाई इंक्रीज की, किस केस में, जब मेरे को क्या था, अर्जेंट नीड ऑफ कैश थी, ठीक है। इफ द सेलर इज अर्जेंट नीड ऑफ हार्ड कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस व्हिच मे इवन अ बिलो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस चल रहा था 4000, तब भी मैंने लोअर प्राइस में इसको सेल किया, तो इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है पेरिशेबल गुड्स। अब आप लोग को एक राज बताता हूं, वेजिटेबल मार्केट ना एकदम लेट नाइट 11, 10:30 और 11 के आसपास जाओगे, बहुत बार क्या रहेगा, हाँ 10 रुपीज सब भर लो। क्या सब, क्यों ऐसा करता है वो इंसान, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, बोलता है कल तक तो वैसे वो टिकने नहीं वाला है, 10 रुपए भी कोई नहीं देगा मेरे को, क्योंकि आप सोच रहे हो कल सुबह लगाएगा, नहीं नहीं, उसका टाइमिंग क्या रहता है, आज रात को 11 बजे ना, नेक्स्ट डे वो कब लगाएगा, शाम को, इवनिंग को 6 to 7 o'clock 8 o'clock आके लगाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, वो गुड्स खराब हो जाएंगे, और उसको तो 10 रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। तो उस टाइम वेजिटेबल्स को क्या करता है, थ्रो अवे प्राइस में सेल करना स्टार्ट करता है। दूसरा, उसको वही गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके फिर से वापस लेके जाना पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो थ्रो अवे प्राइस में सेल करना। तो अब रात को जाके मम्मा से बोला, हाँ बा मिजाऊं ये तो बाजी तो ऐसे मत करना। लेकिन पेरिशेबल गुड्स, सप्लाई वुड ऑफर सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, एग्स का इतना ज्यादा नहीं है, लोग उसमें लिखा तो कुछ रहता नहीं कभी भी बेच देते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के केस में ये जरूर अप्लाई होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्यों ऐसा क्यों करती हो तुम क्लास में बैठ के। रेयर गुड्स नहीं लगे, नहीं अच्छा, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है किसको बोल रहे हैं, चलो किसी को नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं। रेयर गुड्स, अब रेयर गुड्स रहेंगे जैसे ये पेन है, दिख रही है आपको पेन, ये वाली इससे ये पेन ना अकबर पेन है, और आखिरी बार वो लिखते लिखते चले गए थे ऊपर। सो ये ऐसी एक पेन है, एंटिक पेन है, कि वो भी कौन सी पेन है, ऐसा नहीं अकबर की बहुत सारी पेन थी, वो भी इसमें से क्या इंपॉर्टेंस है, लास्ट टाइम वो इससे लिखते लिखते ही चले गए थे। मैं नहीं लिखूंगा इससे अब ये क्या हो गई, एंटिक। अब बताओ इसकी प्राइस में, रेयर आर्टिकल है, इसकी प्राइस में कितनी भी इंक्रीज कर दो, क्या इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है क्या, नहीं। समझ में तो आ गया आपको, पढ़ो उसको। सो सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, इवन इफ द प्राइस राइज, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइंस, एंटिक गुड्स, ये मेरा एंटिक गुड्स का एग्जांपल था, ठीक है। समझ में आया क्या, आ रहा है क्या बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं किसमें आएंगे बताओ। ये अब पॉइंट जो है बहुत चीख के मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, मतलब आया ही है, आने ही वाला है आपके एग्जाम में, अब रखा हुआ है, अभी आप देख लो आपको कैसे पढ़ना है इसको। और वो क्या है,
सप्लाई ऑफ लेबर। अब ना मैं इसको कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आ जाओ फिर इसको पढ़ना। आप सुन रहे हो आप मेरे को? क्या होता है, लेबर होते हैं, मैं भी टॉलरेट कर रहा हूं, बहुत परेशान करते हैं। लेबर क्लास से डील करना इट्स नॉट अ जोक। जिसने किया है, जो पेरेंट्स आए तक सुन ना रहे हो, तुम लोग थोड़ा साइड में रह के पढ़ा करो यार। क्या है कि अब हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट करते, मजे मजे में पढ़ने के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, नहीं तो बोल देंगे क्या पढ़ा रहे हैं, गंदी चीजें। यही तो सब गंदा सीख के आ रहे हैं, उनको पता नहीं है ये 1 आवर का लेक्चर करने के बाद कहां कहां जाते हो, क्या क्या सीख के आते हैं, कॉलेज के कट्टा में क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, लेबर क्लास जो रहती है वो क्या करती है, जब उसको, इसी का एग्जांपल रहेगा तो इसी का एग्जांपल समझाता हूं। जब उसको 100 रुपए मिलते थे, वेज रेट पर आवर 100 रुपीज था, उसको 1 घंटा काम करने के लिए कितना मिलता था, 100 रुपीज। वो दिन में 5 घंटे काम करता था, मस्त जाता था घर में कितना लेके, टोटल वेज कितना हो जाता था, 500। तो उसमें से क्या करता था, अपनी वाइफ को उसमें से 400 दे देता था और 100 रुपए की दारू पी लेता था। हाँ, पैसे खत्म। यही लेबर क्लास जनरली करते हैं। नहीं, बहुत जो अच्छे लेबर हैं उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन 90% तो हमको यही मिल रहे हैं। फिर जो एक लेबर क्लास होते हैं, फिर उसमें क्या हुआ, हमने शॉर्टेज हुआ, जैसे ही प्राइस हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 100 से क्या कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने, 200 वेज रेट पर आवर। तो वो वर्कर कितना काम करने लगा, बोल रही है काम करते हैं, वेज रेट बढ़ गया है, तो अब हम काम करेंगे, अपनी वाइफ को भी लेके चलेंगे, बच्चों को भी लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ आवर्स, या कि वो खुद ज्यादा काम करेगा, नंबर ऑफ आवर्स वो क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। सो क्या कर रहा है, उसको कितना मिलने लगा, 1400। 500 से सीधे कितना मिलने लगा, 1400। कितना खुश होगा बताओ आप, बहुत खुश होगा। जहां 500 मिलता था, कितना मिल रहा है, further increase in the wage rate will decrease the number of hours of working। यहां देख रहे हो 300 रुपीज पर आवर हो गया, उसने 7 आवर से बोलता है। अब देखो यार, स्टार्टिंग में था, बहुत मेहनत की, अभी पैसे क्या मिल रहे हैं मेरे को, 1800, और उसने नंबर ऑफ आवर्स क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या करेगा, वो बोलेगा देखो, वो चाहे ना 6 नहीं और कम कर सकता है, बोलता पहले मेरा काम कितने में चल जाता था, 500, अभी भी चाहे ना तो इससे कितने दिन चला सकते हैं मालूम है, 3 डेज। तो एक दिन काम को जाएगा, 2 दिन छुट्टी मार देगा, बोलेगा जाऊंगा ही नहीं। क्यों, पहले दिन 500 रुपए निकालेगा, 400 रुपए वाइफ को देगा और 100 रुपए की जाके दारू पी लेगा और मजा करेगा। दूसरे दिन उठेगा, बीवी बोलेगी काम को क्यों नहीं गया, ए तेरे को क्या लेना देना, लेबर क्लास, ले अपना 400 रुपए, 1 सेकंड 500 रुपए दिया, एक काम कर 100 रुपए वापस दे, 400 रुपए में खाना बना, 100 रुपए की फिर क्या लाएगा, दारू लाएगा, पिएगा, सो जाएगा। फिर तीसरे दिन में क्या करेगा, वो यही करेगा, वो बीवी हल्ला करती रह जाएगी। तो ये बताना चाह रहा है वो कि लेबर जो क्लास में रहता है, लेबर उसमें जब फर्दर इंक्रीज इन वेज रेट होता है, तब लेबर नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप रूल भूल गए क्या, कौन वाला, जब प्राइस हमारी इंक्रीज हुई थी तो सप्लाई क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो गया। किस चीज का सप्लाई, लेबर सप्लाई। प्राइस क्या हो गया, 100 से 300 हो गया, लेबर सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। या कि आप एग्जांपल ले सकते हो, 200 में 7 आवर करता था लेबर सप्लाई, अब 300 में कितना कर रहा है, 6 आवर्स कर रहा है लेबर सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट, समझ में आएगा सबको कंसेप्ट। बिल्कुल यही लैंग्वेज जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, उसी लैंग्वेज में उसमें लिखने की कोशिश की है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। वो पहले बता रहा है लेबर सप्लाई के बारे में। लेबर सप्लाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्क्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के थ्रू बताएंगे। इन केस ऑफ लेबर अ वेज रेट राइज, सप्लाई ऑफ लेबर वुड इंक्रीज। वेज रेट क्या होती है, 100 से 200 होती है, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, स्लोप्स अपवर्ड मूव करेगा। जब क्या होगा, वेज रेट 100 से 200 हुआ तो नंबर ऑफ आवर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। यहां पर आप कौन सा रूल बोल सकते हो, बराबर रूल है। प्राइस इंक्रीज हुआ था तो सप्लाई भी इंक्रीज हुआ था, इसलिए स्लोप्स क्या हो रहा है,
अपवर्ड हो रहा है। क्या ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो? सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विद द फर्दर, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज नहीं, फर्दर राइज इन द वेज रेट। यदि पहले जितना राइज हुआ था उससे और ज्यादा राइज हो गया, सप्लाई कर्व्स लेबर बेंड्स बैकवर्ड, वो कैसा मूव करने लगता है, बैकवर्ड मूव करने लगता है। वो मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, ठीक है। This is because the worker would prefer lesser to work after receiving high amount of wages. Thus, amounts after certain point of time, when the wage rate rise, the supply of labor tends to fall. It is explained with the help of a backward bending supply curve. तो यहाँ पर आपको किस टर्म के बारे में explain backward bending supply curve वर्ड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज नहीं तो कभी ना कभी। देखो मैंने बताया है ये इकोनॉमिक्स आपकी जिंदगी से कभी नहीं छूटने वाली है, ये रहने ही वाली है जब तक आप स्टडी कर रहे हो। मैं स्टडी की बात कर रहा हूं। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी बना सकता हूं, लेकिन आप फोकस करो पहले समझने की। चलो इसी को ले लेते हैं, मैंने बहुत बार बनाया है लेकिन एक बार और सही। ये देखो यहां पास प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? वेजेस आ जाएंगे, और क्वांटिटी सप्लाई की जगह क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाना चाहता वो? लेबर यहां क्या है, आवर्स में, वेज रेट आवर्स में। ओके सो वो बोल रहा है 0 से स्टार्ट होगा, वेज रेट क्या था, पहले 100 था, फिर क्या हुआ 200 हुआ, फिर 300 हुआ, इसी तरह इंक्रीज होगा। लेबर सप्लाई क्या था, यहां हम लिखते हैं 5, 6 एंड 7। जब 100 था, हाँ क्या चाहते तुम मेरी जिंदगी से? हाँ जब प्राइस क्या था 100 रुपीज था, तब लेबर सप्लाई आपका कितना था, 5 आवर्स था। जैसे ही आपने 200 किया तो लेबर सप्लाई आपका कितना हो गया, 7 आवर्स हो गया। तो इसको बोलते हैं, ये ऐसा मूव किया, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्ड हुआ, अपवर्ड मूव किया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जूम करूं आप? लेकिन फर्दर इंक्रीज इन वेज रेट, डिक्रीज इन व्हाट, क्या हो गया, 6 में आ गया। फर्दर इंक्रीज इन वेज रेट, ये क्या हो गया है, 6 में आ गया। तो इसको वो बोल रहा है, ये देखो ये बैकवर्ड बेंडिंग। नहीं और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अरे ये रुजा भाई ये गलत है, हाँ चीटिंग है। सुनते हैं मेरी बात, समझ में आएगा कैसे बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है। ये पहले मूव किया था कोई भी एक पॉइंट, जैसे बुक में लिखा है P to Q और Q to R, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो मूव कर रहा है इसको बोलते हैं क्या, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, और ये क्या है, अपवर्ड सप्लाई कर्व। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच पा रही है? बहुत अच्छी। कहां है, इतना बनाया है, ये देखो इज्जत से बनाया हुआ, ठीक है। सो दिस वे ये होता है आपके चैप्टर का अंत। सो एक बार रुक जाओ, एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है, ऐसे मत करो। अच्छा हाँ रह गया कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट। अच्छा हुआ, वापस आओ, चीटिंग नहीं। बोलते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कंसेप्ट है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू में रिसीट्स ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म फ्रॉम अ सेल। अरे रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जो आपको रिसीट आ रही है सेल करने से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो सेल करेंगे पर्टिकुलर क्वांटिटीज एट पर्टिकुलर प्राइस, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका
total revenue. Total revenue या total sale proceeds of a firm by selling a commodity at a given price. So total revenue is equal to P multiplied by Q. TR, P, Q ये सब आप explain अब कर सकते हो. Got my point? मैं क्या बोल रहा हूँ? TR stands for total revenue, P stands for price and Q stands for quantity. तो price multiply by quantity करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? Total revenue. नेक्स्ट आता है आपका एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी. उससे क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट रेट में सेल किया फॉर एग्जांपल. सो हम क्या निकालेंगे? टोटल एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. जितना भी आपने मैन्युफैक्चर किया है उसका पर यूनिट सेल प्राइस कैसा है, आपने कितने में सेल किया. तो टोटल रेवेन्यू 20 रुपीस में सेल किया था, आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 10 रुपीस ऑन एवरेज क्या किया आपने? सेल किया है. ओके, सेल प्राइस निकल गई, एवरेज सेलिंग प्राइस निकल गया. समझ में आया? उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. ध्यान आ रहा है? वन एडिशनल. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल यूनिट. अब वहां यहाँ था यूटिलिटी, वन एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी. यहाँ पर रेवेन्यू पड़ रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू मतलब वन एडिशनल यूनिट को सेल करने से मिलने वाला रेवेन्यू. सब समझदार हो? So net addition made to total revenue by selling extra unit. तो net addition कितना हो रहा है यदि हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करेंगे, उसको बोलते हैं कि अपन मार्जिनल रेवेन्यू. समझ में आ रहा है क्या बात? तो मार्जिनल वर्ड भी आपकी जिंदगी से मैंने पहले भी बोला है जाने वाला अब नहीं है जब तक आप स्टडी कर रहे हो. तो वर्ड याद रखना. अब आती है बात कॉस्ट की. कॉस्ट क्या बोलता है? In the act of production, entrepreneur use various factors of production like land, labor, capital. Entrepreneur ये सारी चीजें यूज करता है वो. Okay, so expenditure incurred in these inputs are known as cost of production. फिर से बोल रहा हूँ, act of production मतलब एक प्रोडक्शन की प्रोसेस में एक जो ओनर रहता है, entrepreneur रहता है, various inputs यूज करता है like material, labor, capital. इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीस इनपुट्स, जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? विद इंक्रीज इन आउटपुट. जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे वैसे जैसे आपका आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा. ऐसा वो बोल रहा है. लेकिन उसके कॉस्ट में बात करेंगे अपन. दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट. मैं सिंपल टर्म में बोलता हूं, जो आपका प्रीमाइसेस या कि आपकी फैक्ट्री होती है उसका कॉस्ट क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है. जैसे आप उसमें कुछ प्रोड्यूस करो या नहीं करो आपको रेंट देना पड़ेगा. लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो वेरिएबल कॉस्ट रहता है. वेरिएबल मतलब चेंज होता है. जितना ज्यादा आप यूज करोगे मशीन को, जितना ज्यादा आप आउटपुट इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. नेचुरल है. यदि आप फैक्ट्री बंद करके रखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा क्या? नहीं आएगा. बहुत नॉमिनल आएगा. उसको मत बोलने लगा आएगा. समझ में आ रही क्या बात है? तो एक होता है क्या? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कैसे निकालेंगे? तो दो फैक्टर्स मिलके बनते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्या फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में आप वेरिएशन कर पा रहे हो? सैलरी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है. सैलरी काम करवाओ या नहीं करवाओ वो आपको देनी ही पड़ेगी. ओके, वो फिक्स्ड है. एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल क्वांटिटी से. तो क्या निकल आएगा आपका? एवरेज कॉस्ट. यदि आपका 100 रुपीस टोटल कॉस्ट है और आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो आपका एवरेज कॉस्ट भी क्या आ जाएगा? 10. मार्जिनल कॉस्ट, वन एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसी को क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब वन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट का मतलब वन एडिशनल यूनिट में लगने वाली कॉस्ट. So net addition made to the total cost by producing one more unit of a product is will be considered as total output. Total cost, marginal cost. Sorry, marginal cost of n unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1. Do you all remember marginal utility? Marginal utility का फॉर्मूला क्या था? Marginal utility of n unit is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. कौन पढ़ाता है तुमको? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बाकी पड़ोसी डर जाएंगे देश के. अरे तू मेरा धंधा, इसीलिए मैं सोच रहा था क्लास में नंबर भेज दे, कुछ स्टूडेंट ही भेज दिया. अगर
तू क्यों पढ़ा रहा है, इतना कष्ट क्यों कर रहा है? चलो अब आ जाते हैं क्या फास्ट से, कान खोल के। टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, जितना टोटल प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है उसको टोटल आउटपुट बोलते हैं। स्टॉक, जितना उसके पास अवेलेबल रहता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं क्या, टोटल स्टॉक। सप्लाई, आउट ऑफ द टोटल स्टॉक, जितना वो सप्लाई करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर प्राइस, उसको बोलते हैं अपन सप्लाई। फिर हमने पढ़ा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है? Supply schedule is a tabular representation of a functional relationship between the price and the quantity supplied। फिर उसके अंदर हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ा, उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, जो इंडिविजुअल सिंगल सेलर सेल करना चाहता है उसको अपन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, और जो ऑल द सेलर का टोटल हम देख के क्वांटिटी सप्लाइड होता है उसको अपन बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसी के अंदर अपन ने पढ़ा कांसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर जो बोलते हैं, जो आप सेल करने से क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस होता है उसको बोलते हैं अपन टोटल रेवेन्यू। उसके अंदर आता है टोटल रेवेन्यू हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू होगा टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी आपका आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। और आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। फिर आता है आपका टोटल कॉस्ट, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी लगते हैं एक मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसी को बोलते हैं अपन, वो सारे फैक्टर्स को टोटल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं अपन क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट होती है मिलके बनती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दो, नेक्स्ट आता है आपका क्या, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपका, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू marginal cost of n unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1। नेक्स्ट आता है what are the determinants of supply। determinants of supply आता है आपका get pick वो, get pick no, G government policy, E expectation of future price, T taste habit and fashion, technology, technology, so very good, very good, very good, that's great। once again मेरे लिए get pick no, get pick no क्या बोल रहा है आपका, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, P प्राइस ऑफ कमोडिटी, I इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, P नेचुरल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड अदर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता है, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन सप्लाई के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई होगा। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक गेट पिक वो, गेट इट नो, गेट इट नो। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू unfavorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like get, it, no. Next आते हैं वेरिएशन इन सप्लाई में। वेरिएशन इन सप्लाई का फिर से डिफिनेशन बोल देते हैं, वेरिएशन सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसके अंदर एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस राइज होगा। एक्सटेंशन इन सप्लाई of a commodity due to rise in the price of a commodity and other factors will remain constant. Other factors like get, it, no. Next आता है contraction in supply. Contraction in supply में क्या होगा, price fall करेगा। Contraction in supply of a commodity due to fall in the price of a commodity and other factors will remain constant. Other factors like get, it, no. Next आता है law of supply. Law of supply के अंदर क्या आता है, पहले इंट्रोडक्शन, मेरे यहाँ नोट्स में नहीं का इंट्रोडक्शन। लॉ सप्लाई इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसको इंट्रोड्यूस किया था अल्बर्ट मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में। उसके बाद उसका स्टेटमेंट बोलता है अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड में चला गया, फ्लो में चलेगा। Other things will remain constant, higher the price of a commodity, higher the quantity supplied, lower the price of a commodity and lower the quantity supplied। मजा आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं what are the assumptions of law of supply। क्या ऐसा, get, pick, go, get, pick, go, get, G no change in government policy, E no change in expectation of future price, no change in technology, no change in price नहीं, यहाँ पास नहीं, P है। P क्या है यहाँ पास, no change in government policy, no change in expectation of future price, no change in technique या technology of production,
price, piece and price of other goods will remain constant. No change in the transport या infrastructure facility. और नेक्स्ट आता है कांस्टेंट या नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट आता है नो चेंज इन वेदर कंडीशन. लास्ट में आता है लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस में आते हैं. एक्सेप्शंस क्या बोलता है, जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पर चीजें. तो एग्रीकल्चरल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स, अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, रेयर आर्टिकल है, एंड लास्ट में लेबर सप्लाई है. ओके, सप्लाई ऑफ लेबर. इन सब में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होती है. So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.